एक छोटे से गांव अमरपुर में रमेश नाम का एक गरीब आदमी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। रमेश के पास कोई जमीन नहीं थी। इस वजह से वो जंगल से लकड़ी काटकर बेचता और उसी से अपना और अपनी माँ का गुजारा करता था। रमेश बेटा, जल्दी निकल जा, सूरज उगाया है। जंगल जाने में देर कर देगा तो शाम तक लकड़ी काटकर लौटना मुश्किल हो जाएगा। हाँ माँ, मैं अभी निकलता हूँ, तू चिंता मत कर। आज कोशिश करूँगा ज्यादा लकड़ियाँ लाऊं ताकि 2 दिन का खर्चा निकल जाए। रमेश अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और झोपड़ी से बाहर निकल पड़ता है। रमेश जंगल की ओर जा रहा था। अचानक रास्ते में उसे गांव का सेठ हरिहर मिलता है। अरे रमेश, कहाँ जा रहा है सुबह सुबह? प्रणाम सेठ जी, जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। माँ के खाने का इंतजाम करना है ना, बस वही करने निकल पड़ा। तू भी अजीब आदमी है रमेश, ना जमीन है ना खेत, बस यही जंगल की लकड़ियों से पेट पालता है। सेठ जी, भगवान ने जो दिया है उसी में जी रहा हूँ। बात तो ठीक कहता है तू। अच्छा सुन, मुझे अपनी गाय की गौशाला बनाने के लिए कुछ लकड़ियों की जरूरत पड़ेगी, क्या तू ला सकेगा? क्यों नहीं सेठ जी, अगर आपको लकड़ी चाहिए तो मैं पहुंचा दूंगा। बस बता दीजिए कितनी चाहिए और कब तक। अच्छा, तो कल से ही लकड़ी मेरे गोदाम में पहुंचाना शुरू कर, दाम अच्छा दूंगा। अगर तेरा काम ठीक रहा तो आगे भी तुझसे ही काम लूंगा। धन्यवाद सेठ जी, मैं अपनी पूरी मेहनत लगा दूंगा। रमेश जंगल में पहुंचता है। चारों ओर हरे भरे पेड़, पक्षियों की चहचहाट। रमेश कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ी काटना शुरू करता है। अगर ये काम सही रहा तो माँ को आराम मिलेगा, शायद झोपड़ी भी ठीक कर सकूं। भगवान, बस तू साथ देना। धीरे धीरे शाम होती है। रमेश लकड़ियां बांधकर अपने कंधे पर लाता है और गांव लौटता है। उसकी माँ दरवाजे पर बैठी इंतजार कर रही थी। आ गया बेटा, कितनी देर लगा दी, थक गया होगा। हाँ माँ, पर आज मन खुश है। सेठ जी ने मुझसे ढेर सारी लकड़ी मंगवाई है। अगर काम सही हुआ तो आने वाले दिन बदल सकते हैं। भगवान तेरा भला करे बेटा, तेरी मेहनत रंग लाएगी। माँ बचे हुए राशन से खाना बनाती है, फिर दोनों खाना खाते हैं। शाम का समय, आसमान पर काले बादल छा जाते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं। अचानक बारिश शुरू हो जाती है। गांव की पगडंडियां कीचड़ से भर जाती हैं। झोपड़ी के अंदर रमेश की बूढ़ी माँ घाट पर लेटी थी। बारिश में चल रही ठंडी हवा से रमेश की माँ को तेज बुखार हो गया था। ओ राम, ओ रमेश, मेरा सिर जल रहा है बेटा। अरे माँ, ये क्या हो गया? तेरा शरीर तो तपा हुआ है। तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं अभी तेरे लिए दवा लेकर आता हूँ। इसके बाद रमेश तुरंत भीगते हुए बाहर निकल जाता है। तेज बारिश में रमेश की हालत भीगकर बदतर हो जाती है। वो भीगते हुए सेठ हरिहर के हवेली पर पहुंचता है और दरवाजा खटखटाता है। तभी दरवाजा खुलता है और सेठ अंदर से निकलता है। अरे रमेश, तू इस वक्त और इस बारिश में यहाँ क्या कर रहा है? सेठ जी, मेरी माँ को तेज बुखार हो गया है। हालत बहुत खराब है। घर में ना दवा है ना राशन। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। तो तू चाहता क्या है? सेठ जी, मुझे कुछ ज्यादा पैसे उधार दे दीजिए। मैं कुछ पैसे लकड़ी में कटवा दूंगा और बाकी मैं मजदूरी करके लौटा दूंगा। ठीक है रमेश, पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन ब्याज देना होगा। ब्याज? सेठ जी, मैं गरीब आदमी हूँ, ब्याज के साथ पैसे कैसे लौटाऊंगा? तो सुन, मैं बिना ब्याज के पैसे नहीं देता। यदि ब्याज के साथ पैसे देने हैं तो बता, वरना पैसे भूल जा। ठीक है सेठ जी, जो शर्त आप कहें मैं मान लूंगा। ये ले कुछ रुपए, और याद रखना रमेश, ब्याज सहित पैसे समय पर चुका देना, वरना तू जानता ही है। धन्यवाद सेठ जी, मैं मेहनत करके एक एक पैसा चुका दूंगा। रमेश बारिश में फिर से भीगता हुआ डॉक्टर मोहन की झोपड़ी की ओर दौड़ता है। डॉक्टर मोहन एक दिया लेकर दरवाजा खोलते हैं। अरे रमेश, इस तूफानी बारिश में यहाँ क्या कर रहा है? सब ठीक तो है?
डॉक्टर मोहन, मेरी माँ को तेज बुखार हो गया है, कृपा करके कुछ दवा दे दीजिए। ओह ठीक है, रुक, मैं अभी जड़ी बूटियां तैयार करता हूँ। डॉक्टर मोहन जल्दी से एक छोटी थैली में दवा भरकर रमेश को देते हैं। ये दवा हर 3 घंटे में देना, माँ को आराम मिलेगा। धन्यवाद डॉक्टर मोहन। रमेश पैसे देकर झोपड़ी की ओर लौटता है। माँ देखो, डॉक्टर मोहन से दवा ले आया हूँ, ये लो, अभी खा लो। रमेश माँ को दवा खिलाता है और पानी पिलाता है। कुछ देर बाद माँ का पसीना छूटता है। अरे, अब थोड़ा आराम लग रहा है बेटा। भगवान का शुक्र है माँ, तू जल्दी ठीक हो जाएगी। अगली सुबह माँ कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। रमेश थका हुआ पास बैठा था। रमेश बेटा, एक बात पूछूं? ये दवा और खर्च के लिए पैसे तू कहाँ से लाया? माँ, कल रात में सेठ हरिहर के पास गया था, उनसे उधार लिया है, मगर सेठ ने ब्याज की शर्त रखी है। ओ बेटा, ब्याज वाला पैसा गरीब आदमी को और गरीब बना देता है। हमें सोच समझकर कदम रखना होगा। हाँ माँ, लेकिन उस समय और कोई रास्ता ही नहीं था। माँ कुछ देर सोचती है। रमेश, क्यों ना तू इन बचे हुए पैसों से समोसे बनाकर बेचने लगे? देख, इस बरसात में लकड़ी सुखाना और बेचना मुश्किल होगा, पर गर्मा गर्म समोसे लोग खुशी से खरीदेंगे। अरे माँ, ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। अगर काम चल पड़ा तो हम धीरे धीरे सेठ का उधार भी चुका देंगे। हाँ बेटा, मेहनत ईमानदारी से करोगे तो भगवान जरूर साथ देगा। इसके बाद रमेश कुछ पैसे लेकर गांव की किराना दुकान पर पहुंचता है। राम राम रामू, मुझे बेसन, तेल, हरी मिर्च, धनिया और मसाले चाहिए। समोसे बनाने का सामान दे दीजिए। अरे रमेश, तू लकड़ी का काम छोड़ अब समोसे बनाएगा? वारे किस्मत। हाँ रामू, वक्त के अनुसार रास्ता बदलना ही पड़ता है। मेहनत करूंगा, सब ठीक होगा। दुकानदार सामान तौलकर थैली में रख देता है। रमेश पैसे चुका देता है और घर की ओर लौट पड़ता है। उसकी माँ पहले से तैयार बैठी थी। माँ, सारा सामान ले आया हूँ, अब काम शुरू करें। हाँ बेटा, आज हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे, देखना सब अच्छा होगा। दोनों मिलकर समोसे बनाते हैं। झोपड़ी में समोसों की खुशबू फैल जाती है। रमेश, ये तो बहुत अच्छे बन रहे हैं, इन्हें बेचने ले जा और ईमानदारी से मेहनत कर। हाँ माँ, आज से हमारी नई शुरुआत होगी। रमेश समोसे एक टोकरी में रखता है और सिर पर उठाकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। बाजार में लोगों की भीड़ थी। रमेश सड़क के किनारे एक साफ जगह पर टोकरी रखता है और ऊंची आवाज में समोसे बेचना शुरू करता है। गर्मा गर्म समोसे, ताजे और स्वादिष्ट समोसे, ले लो भाई, ले लो। कुछ लोग उसके आसपास रुककर देखते हैं, पर समोसे नहीं खरीदते। पास ही एक और ठेला लगा था, जहां पहले से समोसे बिक रहे थे। उस ठेले का मालिक था मनोज, जो वर्षों से बाजार में समोसे बेचता आ रहा था। अरे ये क्या, ये रमेश लकड़हारा ये समोसे बेचेगा, और वो भी मेरे सामने? इसकी इतनी हिम्मत। मनोज रमेश की ओर घूरता है। ठीक है, अब देखता हूँ कि ये कैसे समोसे बेचता है। इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। रमेश ग्राहकों को बुलाने में व्यस्त था। उसे मनोज की चालाकी का अंदाजा नहीं था। गर्मा गर्म समोसे, ताजे और स्वादिष्ट समोसे, ले लो भाई, ले लो। तभी 2 आदमी उसके पास आते हैं। अरे रमेश, तू लकड़हारा था ना, अब समोसे बेच रहा है? हाँ भाई, करना पड़ता है। पेट पालने के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है। चल ठीक है, जरा हमको भी समोसे खिला, देख तेरे समोसे कैसे हैं। रमेश खुशी से तुरंत 2 समोसे निकालकर उन्हें देता है। लीजिए भाई, ताजे गर्मा गर्म समोसे हैं, जरूर पसंद आएंगे। दोनों आदमी एक एक निवाला खाते हैं। अचानक वे चेहरे बिगाड़ लेते हैं और समोसे जमीन पर फेंक देते हैं। अरे ये क्या बनाया है? बिल्कुल बेस्वाद, ना नमक है ना मसाले का स्वाद।
ये समोसे खाने लायक ही नहीं है। रमेश, तुझे किसने समोसे बनाना सिखाया? एकदम बकवास है ये। ऐसे तो कोई ग्राहक तेरे पास नहीं आएगा। रमेश का चेहरा उतर जाता है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। हे भगवान, इतनी उम्मीद से काम शुरू किया था, क्या सच में मैं समोसे बेचने लायक नहीं हूँ? पास खड़ा मनोज ये दृश्य देखकर मन ही मन मुस्कुराता है। हाँ हाँ, यही होता है जब कोई मेरे सामने समोसे बेचने की कोशिश करता है। अब देखता हूँ ये रमेश कितने दिन टिकता है। अरे भाइयों, क्यों उन बेस्वाद समोसों के चक्कर में पड़े हो? आओ मेरे पास आओ, यहाँ गर्मा गर्म चटपटा और मजेदार समोसा मिलेगा। दोनों आदमी मनोज के ठेले की ओर बढ़ते हैं। आसपास खड़े अन्य ग्राहक भी मनोज के पास जाने लगते हैं। हाँ भाई, मनोज के समोसे तो हमेशा लजीज होते हैं, चलो वही खाते हैं। धीरे धीरे सभी लोग मनोज के ठेले पर जुट जाते हैं। रमेश अकेला सड़क किनारे अपनी टोकरी लिए रह जाता है। लगता है आज कोई भी मेरे समोसे नहीं खरीदेगा। रमेश निराश मन से अपनी टोकरी उठाता है और भीगी आंखों के साथ घर लौट आता है। झोपड़ी के दरवाजे पर उसकी माँ इंतजार कर रही होती है। क्या हुआ बेटा, समोसे बिके नहीं क्या? रमेश चुपचाप टोकरी जमीन पर रख देता है। माँ, बाजार में सबने मेरे समोसे बेस्वाद कहकर फेंक दिए, किसी ने पसंद नहीं किए और सारे पैसे भी इसमें लग गए। अब सेठ का कर्ज कैसे चुकाएंगे? बेटा चिंता मत कर, हर नया काम शुरुआत में कठिन होता है। भगवान तेरे लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। वे दोनों बात कर ही रहे थे, तभी बाहर से आवाज आती है। दरवाजे पर सेठ हरिहर अपने 2 आदमियों के साथ खड़ा था। अरे रमेश, कहाँ है तू? बाहर आ, आज हिसाब करना है। माँ, ये तो सेठ है, लगता है पैसे वसूलने आया है। हिम्मत रख बेटा, सच बोलना, भगवान सब देख रहे हैं। रमेश अपनी माँ के साथ बाहर आता है। सेठ हरिहर अपनी मूंछों पर ताव देते हुए खड़ा था। सेठ जी, मुझे पता है कि आप पैसे लेने आए हैं, मगर क्षमा कीजिए, अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने आपसे जो रुपए लिए थे वो सब समोसे के काम में लगा दिए। अभी काम अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन जैसे ही काम संभल जाएगा मैं आपके पैसे चुका दूंगा। ये सुन सेठ भौहे चढ़ाता है और ऊंची आवाज में बोलता है। अरे मुझे बेवकूफ मत बना, तेरे समोसों का क्या भरोसा? बिके या ना बिके, मैं यहाँ हाथ पर हाथ धरे कब तक बैठा रहूं? मैंने तुझे उधार पैसे दिए थे, कोई मजाक नहीं किया था। रमेश सिर झुका लेता है। उसकी माँ की आंखों में भी आंसू भर आते हैं। सुन ले रमेश, आज से ये घर मेरा है। जब तेरे पास पैसे हो तब आकर इसे छुड़ा लेना। अभी के अभी अपना सामान बाहर निकालो। सेठ के दोनों आदमी आगे बढ़कर झोपड़ी के अंदर घुसते हैं। वे बर्तन, कपड़े और चटाई उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर देते हैं। सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मेरी बूढ़ी माँ कहाँ जाएगी? बेटा सब्र रख, भगवान सब देख रहे हैं। आसपास के कुछ गांव वाले ये दृश्य देखकर इकट्ठा होने लगते हैं, पर कोई भी सेठ के डर से आगे नहीं आता। रमेश और उसकी माँ अपना सामान उठाकर गांव से बाहर निकलते हैं। चलते चलते वे नदी किनारे पहुंचते हैं। नदी के किनारे पर घास और पेड़ पौधे थे। बेटा, अब हम कहाँ रहेंगे? माँ, जब तक भगवान साथ हैं, हम भूखे प्यासे नहीं मरेंगे। यही नदी किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बना लेंगे। इसके बाद रमेश कुछ लकड़ियाँ और पत्ते इकट्ठा करता है। माँ उसकी मदद करती है। धीरे धीरे दोनों एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी बना लेते हैं। देख, अब सिर पर छत तो है, चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो। हाँ माँ, ये झोपड़ी ही हमारे लिए महल से कम नहीं। कुछ समय बाद रमेश फिर से अपने बनाए समोसे टोकरी में रखकर बाजार जाता है। उसका चेहरा उम्मीद से भरा था। शायद आज कोई मेरे समोसे खरीदे, शायद आज सब कुछ बदल जाए। वो सड़क किनारे बैठ जाता है और आवाज लगाता है, गर्मा गर्म समोसे, घर के बने समोसे, लो भाई लो। उसी समय
एक बूढ़ा कमजोर आदमी लाठी टेकते हुए मनोज के ठेले के पास पहुंचता है। उसका चेहरा भूख से मुरझाया हुआ था। बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया, जरा कुछ खाने को दे दो, पेट में कुछ सहारा हो जाए। मनोज बूढ़े की ओर देखता है, फिर गुस्से में चिल्लाता है, अरे तुझे दिख नहीं रहा? यहाँ कितनी भीड़ लगी है। जाओ आगे बढ़ो, न जाने कहां कहां से चले आते हैं। उसी समय रमेश दूर से ये दृश्य देख रहा होता है। उसकी आंखों में करुणा भर आती है। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे लाठी टेकते हुए रमेश के पास आता है। बेटा, बहुत भूख लगी है, अगर कुछ खाने को हो तो दे दो। रमेश बूढ़े को देखता है। ठीक है बाबा, वैसे भी मेरे समोसे कोई नहीं खा रहा, आप ही खा लीजिए। रमेश अपने हाथ से प्लेट में 2 गर्मा गर्म समोसे रखकर बूढ़े को देता है। पहला निवाला लेते ही उसका चेहरा चमक उठता है। वाह बेटा, तुम्हारे समोसे तो बहुत स्वादिष्ट हैं, सचमुच गजब का स्वाद है। बाबा, क्या आप सच कह रहे हो? सब तो कहते थे कि मेरे समोसे बेस्वाद हैं। अरे बेटा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? यकीन न हो तो खुद खाकर देख ले। रमेश थोड़ी हिचकिचाहट के साथ टोकरी से एक समोसा उठाता है। अरे ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है, ये कैसे हो गया? रमेश की आंखों में हैरानी के साथ खुशी भी झलकने लगती है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए रमेश की ओर देखता है, फिर वो अपनी झोली में हाथ डालता है और एक छोटी सी थैली निकालकर रमेश को देता है। बेटा, ये बहुत दुर्लभ जड़ी बूटी है, इसे जब भी अपने समोसे में मिलाएगा तेरे समोसों का स्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। लेकिन याद रखना, ये बूटी सिर्फ भलाई के काम में ही इस्तेमाल करनी है। बाबा, आप कौन हैं और मुझे ये सब क्यों दे रहे हैं? बूढ़ा मुस्कुराता है और धीरे धीरे गायब हो जाता है। ये बाबा थे या खुद भगवान का कोई रूप? संध्या तक रमेश के कुछ और समोसे बिक जाते हैं। वो थका हुआ मगर थोड़ा खुश होकर घर लौट आता है। माँ, आज भगवान ने चमत्कार कर दिया। कुछ समोसे बिक गए और हाँ, एक बाबा ने मुझे एक जड़ी बूटी दी। बेटा, हो सकता है वो बाबा भगवान के ही भेजे दूत हो, उनकी बात को हल्के में मत लेना। सुबह होते ही रमेश गांव की किराना दुकान पर पहुंचता है। रामू, ये कुछ पैसे हैं, बाकी उधार में लिख लीजिए। मुझे समोसे बनाने का सामान चाहिए। ठीक है रमेश, तू ईमानदार आदमी है, तेरे लिए उधार लिख दूंगा। रमेश सामान लेकर घर लौटता है। घर पहुंचकर माँ और बेटा मिलकर समोसे बनाने लगते हैं। रमेश बाबा की दी हुई जड़ी बूटी उठाता है और मसाले में मिलाता है। जैसे ही जड़ी बूटी मिलती है, रसोई में एक अद्भुत और मनमोहक खुशबू फैल जाती है। माँ, ये कैसी अद्भुत सुगंध है! लगता है सचमुच ये जड़ी बूटी जादुई है। बेटा, अब तेरे समोसे जरूर बिकेंगे। रमेश ताजे और सुगंधित समोसे टोकरी में भरता है और उम्मीद भरी नजरों से बाजार की ओर चल पड़ता है। बाजार पहुंचते ही समोसे की महक चारों ओर फैलने लगती है और लोग उसकी ओर मुड़कर देखने लगते हैं। तभी 2 आदमी उस उत्साह से रमेश की ओर बढ़ते हैं। अरे भाई, क्या डाला है समोसे में? खुशबू तो बड़ी लाजवाब आ रही है। हाँ भाई, जल्दी खिलाओ, रुका ही नहीं जा रहा। रमेश मुस्कुराते हुए उन्हें गर्मा गर्म समोसे परोसता है। दोनों आदमी समोसे लेते हैं। वाह भाई, कमाल कर दिया। तुम्हारे समोसों में तो बिल्कुल अलग ही स्वाद है, ऐसा तो हमने कहीं नहीं खाया। सही कहा, ये समोसे तो जैसे मुंह में घुल रहे हैं। भाई, हमें और पैक कर दो। धीरे धीरे लोग इकट्ठे होने लगते हैं। कोई खुशबू से आकर्षित होकर आता है, कोई पहले खा चुके लोगों की तारीफ सुनकर रमेश के पास भीड़ लग जाती है। भैया, 2 समोसे इधर भी देना। रमेश पसीने से लथपथ होते हुए भी प्रसन्नता से सभी को समोसे परोसता जाता है। संध्या तक रमेश के सारे समोसे बिक जाते हैं। वह टोकरी उठाकर हल्की थकान के साथ मगर दिल में अपार खुशी लिए घर की ओर चल पड़ता है। माँ, आज तो चमत्कार हो गया।
मेरे सारे समोसे बिक गए। लोग बार बार तारीफ कर रहे थे। देखा बेटा, भगवान मेहनती और नेक दिल का साथ कभी नहीं छोड़ते। अगली सुबह का बाजार। सुबह सुबह रमेश टोकरी में ताजे समोसे लेकर बाजार पहुंचता है। समोसे में बाबा की दी हुई जड़ी बूटी मिलाता है। थोड़ी ही देर में समोसों की सुगंध चारों ओर फैल जाती है। अरे वही समोसे वाला आ गया, चलो जल्दी जल्दी ले ले वरना खत्म हो जाएंगे। कुछ ही देर में रमेश की दुकान पर भीड़ लग जाती है। उधर मनोज अपने ठेले पर गुस्से से देख रहा था। उसके ठेले पर एक भी ग्राहक नहीं था। हम ये लकड़हारा कहाँ से समोसे वाला बन गया और ऊपर से सब लोग इसके ठेले पर टूट पड़ते हैं। मुझे तो एक एक ग्राहक के लिए आवाज लगानी पड़ रही है। आखिर चक्कर क्या है, क्योंकि इसमें ऐसा कोई हुनर नहीं है। इस प्रकार धीरे धीरे दिन बीतते हैं। रमेश का नाम पूरे गांव और आसपास के कस्बों में फैल जाता है। कुछ महीनों में रमेश अब सड़क किनारे से हटकर एक छोटी सी दुकान खोल लेता है। रमेश की दुकान पर ग्राहकों की लंबी कतार लगी थी। भैया 2 प्लेट समोसे देना और हाँ, चटनी ज्यादा डालना। रमेश सबको खुशी खुशी परोसता है। उसकी माँ दुकान के कोने में बैठकर गर्व से बेटे को देखती रहती है। कुछ दिनों बाद रमेश कमाई का बड़ा हिस्सा लेकर सीधे सेठ के घर पहुंचता है। सेठ दरवाजे पर बैठा हिसाब किताब लिख रहा होता है। सेठ जी, ये लीजिए आपके सारे पैसे। अब कृपा करके मेरा घर मुझे वापस कर दीजिए। रमेश, मैं तुझसे शर्मिंदा हूँ। उस दिन मैंने लालच में आकर तुझ पर ज्यादती की थी। तूने मेहनत और ईमानदारी से अपनी किस्मत बदल दी। मैं तुझसे माफी मांगता हूँ। जा, अब तेरा घर तेरा हुआ। भगवान तुझे और तरक्की दे। धन्यवाद सेठ जी। रमेश घर लौटता है। माँ की आंखों में आंसू भर आते हैं। उधर मनोज का ठेला खाली पड़ा था। अब तो मेरा पूरा काम ठप हो गया है। सब लोग उस रमेश के पास क्यों जा रहे हैं? जरूर कोई राज है उसके समोसों में। मुझे ये जानना ही होगा। एक शाम रमेश दुकान बंद करने के बाद घर पर समोसे बनाने की तैयारी कर रहा होता है। वह अपने छोटे से डिब्बे से बाबा की दी हुई जड़ी बूटी निकालकर समोसे में डालता है। उस समय खिड़की के पीछे छिपकर मनोज सब देख रहा होता है। ओ, अब समझा। यही उस जड़ी बूटी का कमाल है। बिना इसके तो उसके समोसे साधारण ही होंगे। अब देखता हूँ रमेश, तेरी दुकान कैसे चलती है। रात गहराने पर रमेश और उसकी माँ सो जाते हैं। तभी मनोज दबे पांव रमेश के घर में पहुँचता है और उस डिब्बे को ढूंढ निकालता है। मिल गया, यही है वो जड़ी बूटी। अब आएगा असली मजा। कल से लोग फिर मेरे पास ही आएंगे। वह डिब्बा अपने हाथ में दुखाकर चुपके से निकल जाता है। अगली सुबह रमेश दुकान की तैयारी में जुटा था। रमेश डिब्बा निकालने अलमारी में हाथ डालता है, लेकिन डिब्बा नहीं मिलता। रमेश पूरे घर के कोने कोने में ढूंढता है, लेकिन जड़ी बूटी का डिब्बा कहीं नहीं मिलता। उधर मनोज अपनी थैली के पास बैठा था। सामने वही चुराई हुई जड़ी बूटी का डिब्बा रखा था। हाँ, अब देखना, जब ये समोसे तैयार होंगे तो खुशबू चारों ओर फैल जाएगी और लोग फिर से मेरी ठेली पर टूट पड़ेंगे। रमेश का खेल अब खत्म। वह जल्दी जल्दी समोसे थैले पर सजा देता है। कुछ ही देर में बाजार में लोग आते हैं। एक ग्राहक मनोज की थैली पर खड़ा होकर सूंघता है। अरे ये कैसी गंध है, बड़ी अजीब सी लग रही है। खुशबू तो बिल्कुल वैसी नहीं जैसी रमेश के समोसों से अटैक्स थी। चलो फिर भी एक खाकर देखते हैं। वे समोसा लेते हैं और जैसे ही मुंह में डालते हैं तुरंत थूक देते हैं। अरे ये तो कड़वा और बेस्वाद है। क्या मिला रखा है इसमें? भाई ये तो सेहत बिगाड़ देगा। चलो यहाँ से चलते हैं। मनोज के माथे पर पसीना छलकने लगता है। वह खुद एक समोसा खाता है और तुरंत खांसने लगता है। अरे ये तो सचमुच कड़वा है। उस रमेश के समोसे ऐसे कैसे मीठे और स्वादिष्ट हो गए? मैंने तो वही जड़ी बूटी मिलाई थी। वह चिढ़कर डिब्बा फेंक देता है।
अचानक तेल की कढ़ाई गिर जाती है और आग भड़क उठती है। देखते ही देखते उसकी थैली जलकर राख हो जाती है। अरे अरे बचाओ, मेरी ठेली जल गई। सन्नाटे में मनोज राख हुए थैले को देखता है। आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगली सुबह मनोज सीधे रमेश की दुकान पर पहुंचता है। रमेश ग्राहकों को समोसे परोस रहा था। मनोज हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ा हो जाता है। रमेश भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारी जड़ी बूटी चुराई थी। मैंने सोचा कि तुम्हारी सफलता को छीन लूंगा, पर मेरा सब कुछ जलकर राख हो गया। मनोज, लालच का रास्ता हमेशा बर्बादी की ओर ले जाता है। मेहनत और सच्चाई ही इंसान को आगे बढ़ाती है। मैं तुझे माफ करता हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, लालच मत करना। बस मेहनत और ईमानदारी से काम करना, तभी सुख और सम्मान मिलेगा। हाँ रमेश, अब मैं मेहनत से ही कमाऊंगा। यही मेरी सबसे बड़ी सीख है।